जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और थंबनेल देख करके आपको पता चल गया होगा कि इस सीरीज के अंतर्गत वर्ष 2020 के जो सबसे महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें मैंने अधिकांश उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि ऑलरेडी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में जो वैश्विक भूख सूचकांक आया था उसमें हमारे देश का स्थान कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश का स्थान था 94। कौन सा? हमारा देश था इसमें 94वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट जो ये थी उसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा 107 देशों के आधार पर जारी किया गया था। तो 2019 में हमारे देश का स्थान था 102, जो कि वर्ष 2020 में घट करके 94 पर पहुंच गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट थी इसमें कोई भी देश शीर्ष स्थान पर नहीं था। कुल मिलाकर के 17 ऐसे देश थे जो कि शीर्ष स्थान पर रहे थे। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। तो आपको मुख्य रूप से इसमें भारत का स्थान ध्यान रखना है। भारत की पोजीशन थी 94। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को यहाँ पर मिला था 58th, कितनी 58वां स्थान मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट थी उसे इस आधार पर जारी किया गया कि किस देश के पासपोर्ट के साथ में आप दुनिया के ज़्यादातर कंट्री में बिना वीज़ा के साथ जा सकते हैं। तो भारत का स्थान था 58वां, न्यूजीलैंड यहाँ पर रहा पहले स्थान पे, जापान था दूसरे स्थान पे और जर्मनी यहाँ पर रहा है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी द ओखला स्पीड टेस्ट वैश्विक सूचकांक में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत यहाँ पर रहा है 131वें स्थान पर। किस स्थान पर? 131वें स्थान पर रहा है। और आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि जो मोबाइल इंटरनेट स्पीड थी उसमें तो हमारा देश 131वें स्थान पे था और जो यहाँ पर आपके फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड को जारी किया गया उसमें भारत का स्थान था 70वां। कौन सा स्थान था? भारत इसमें था 70वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 के 8वें संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें हमारा देश था 144वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये जो रिपोर्ट थी उसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा जारी किया गया। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पिछले साल हमारा देश 140वें स्थान पे था, जो कि अब आगे बढ़ करके 144वें स्थान पे पहुंच चुका है। तो फिनलैंड है पहले स्थान पे, डेनमार्क रहा दूसरे और स्विट्जरलैंड यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये सूचकांक जारी करता है विश्व बैंक, लेकिन अभी हाल ही में विश्व बैंक ने यह घोषणा की कि अब हम आगे से इस सूचकांक को नहीं जारी करेंगे, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स अब विश्व बैंक नहीं जारी करेगा, ऐसी विश्व बैंक के द्वारा घोषणा की गई है। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखेंगे कि 2019 में जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय हमारा देश था 63वें स्थान पर और न्यूजीलैंड यहाँ पर था पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार कमान ने बुल स्ट्राइक नाम का एक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया। तो इसका आयोजन किया गया टेरेसा द्वीप पर। कहां पर? टेरेसा द्वीप पर इसका आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और टेरेसा द्वीप के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारा पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसी के पास में मिलेगा आपको टेरेसा द्वीप। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अमेरिका व किस देश के बीच करैत नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई। तो ये जो करैत नौसैनिक अभ्यास है ये अमेरिका करता है बांग्लादेश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब करैत ये एक हमारा शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका पूरा नाम है
कोऑपरेशन, अफ्लोट, रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। और आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ में हम 3 अभ्यास करते हैं, जिनमें एक अभी हमने हाल ही में किया है जिसका नाम है बोंगो सागर, एक है मैनामती मैत्री और एक आपका है संप्रीति। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत, जापान, अमेरिका के साथ अन्य कौन सा देश पहली बार मालाबार अभ्यास में शामिल होगा? तो यहाँ पर इन तीनों देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहली बार शामिल हुआ, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे क्वाड समूह के 4 देश हैं, यानी कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों मिलकर के किए हैं मालाबार अभ्यास। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इसका पहला चरण था वो आपका हुआ विशाखापट्टनम में, और जो इसका दूसरा चरण है उसका आयोजन किया गया अरब सागर में। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे इनिशियली इस अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच में 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया इन तीनों राज्यों में, यानी कि केरल में भी किया गया, कर्नाटक में भी किया गया और लक्षद्वीप में भी किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ की काफ़ी लंबी तटरेखा है, ये हमारा जो कोस्टल रीजन हो गया द्वीपों को मिला करके, इन सभी की सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो भी हमारे इस प्रकार के तटीय सुरक्षा अभ्यास होंगे उनका नाम होगा सागर कवच। जैसे अभी एक उड़ीसा में हुआ था तो इसका भी नाम था सागर कवच, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि नौसेना और तटरक्षक बल के द्वारा महाराष्ट्र की पुलिस के साथ मिलकर के सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पहला हवाई अड्डा बन गया है पुडुचेरी। कौन है? पुडुचेरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश का पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा पुडुचेरी। और आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दीव शहर है वह भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर है, और असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये सौर ऊर्जा से संचालित हमारे देश का पहला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया? तो हमारी जो कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे भारत के कपास का ब्रांड होगा इसका नाम होगा कस्तूरी कपास। क्या नाम होगा? कस्तूरी कपास। और कपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कॉटन के नाम से भी जानते हैं, और इसके उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे और तेलंगाना है तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है गोवा। कौन? गोवा पहला राज्य बन गया है। और भारत सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत इन्होंने टारगेट रखा है कि 2024 तक जो भी हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनको हम लोग पाइप कनेक्शन के जरिए पीने वाला स्वच्छ जल प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है केरल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि सार्वजनिक शिक्षा को पहले पूरी तरीके से डिजिटल बनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को जोड़ने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो पहला देश यहाँ पर बन गया है सिंगापुर। कौन? सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने नेशनल आइडेंटिटी डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को ऐड कर दिया है। अगला प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप ध्यान रखेंगे कि शांति के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार है वह इस वर्ष दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को। किसको? विश्व खाद्य प्रोग्राम को, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है और इसी को
2020 के शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। और शांति के नोबेल पुरस्कार की बात जब भी हो तो आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा 3 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। और विश्व खाद्य प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको इटली की राजधानी रोम में मिल जाएगा और इसके प्रमुख हैं डेविड बिजले। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे साहित्य में नोबेल पुरस्कार की। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, जो कि है लुईस ग्लुक का। कौन है? लुईस ग्लुक, जो कि अमेरिका की एक कवित्री हैं और इनको वर्ष 2020 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करेंगे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की। तो आप ध्यान रखेंगे कि इमैनुअल चारपेंतियर और जेनिफर ए डोडना को वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। और इमैनुअल चारपेंतियर की बात करते हैं तो ये है फ्रांस की, और जेनिफर ए डोडना की बात करते हैं तो ये अमेरिका की नागरिक है। आगे बात करेंगे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के फील्ड में। तो ये पुरस्कार मिला है 3 लोगों को। एक तो है रोजर पेनरोज, दूसरी है रीनहार्ड गेंजल और तीसरे हमारे हैं एंड्रिया घेज। तो इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार मिला हुआ है। अब ब्रिटेन के जो रोजर पेनरोज हैं, इनको सापेक्ष चिकित्सा के सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल की जो उत्पत्ति होती है उसके बारे में जो इन्होंने पूर्वानुमान लगाया, उसके लिए पुरस्कार मिला। जर्मनी के हैं रीनहार्ड गेंजल और अमेरिका के हैं एंड्रिया घेज। इन दोनों को गैलेक्सी के हमारे सेंटर के भीतर एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करेंगे चिकित्सा के फील्ड में यानी कि मेडिकल साइंस या फिर जिसे हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं उसके क्षेत्र में किसे मिला। तो ये मिला है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एमराइज और माइकल ह्यूटन को। और इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार मिला है। तो अमेरिका के हैं हार्वे जे अल्टर, अमेरिका के हैं चार्ल्स एमराइज और ब्रिटेन के हैं माइकल ह्यूटन। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की। तो आप ध्यान रखेंगे पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, जो कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इन दोनों को नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए और इसके लिए एक नए तरीके के आविष्कार के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार, इसके विजेता, इनके देश और किस काम के लिए इन्हें मिला है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 में विश्व की सबसे ऊंची सबसे लंबी सुरंग जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस सुरंग की तो आप ध्यान रखेंगे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग बनाई गई है। इसकी टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर और ये मनाली से लौह स्पीति घाटी को जोड़ेगी। कौन? अटल टनल या जिसे हम लोग रोहतांग टनल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है और ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग के निर्माण की आधारशिला रखी। तो ये जो नेचीफू सुरंग है इसके निर्माण की आधारशिला रखी गई अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नेचीफू नाम का जो सुरंग है ये 450 मीटर लंबा होगा और इसका निर्माण किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस राज्य में एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड सुरंग। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है जिसमें एक तरफ से आप जा सकते हैं दूसरी तरफ से आप आ सकते हैं। तो ये जो सुरंग है इसका निर्माण किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आप ध्यान रखेंगे कि इसकी लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर और अगले 6 वर्षों में इसका निर्माण किया जाना है। और ये आपकी बन रही है NH1 पर यानी कि नेशनल हाईवे 1 के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मालवतपूर्णा, जिन्होंने 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बनी, ये किस राज्य से हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये है तेलंगाना राज्य से। कहाँ से हैं? तेलंगाना राज्य से है मालवतपूर्णा और इन्होंने इन 6 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी चढ़ाई अभी इसी वर्ष किया है। अगला प्रश्न है कैटरीना सकेलारोपोलू किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी।
तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं ग्रीस की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस में है, मुद्रा जिसकी यूरो है, उसी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटरीना सकेला-रूपोलू। और आप ध्यान रखेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, यानी कि ये किसी पार्टी से नहीं थी, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब से जुड़कर बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो ये जुड़ी हैं रेंजर्स फुटबॉल क्लब से। रेंजर्स फुटबॉल क्लब जो कि स्कॉटलैंड का एक फुटबॉल क्लब है, इससे जुड़ी हैं बाला देवी। तो बाला देवी के बारे में आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और किस राज्य से हैं? तो मणिपुर राज्य से हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये मिला है रानी रामपाल को। रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान है और जिन्हें वर्ष 2020 के हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है खेल रत्न, उससे सम्मानित किया गया है। ये इस वर्ष वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी रही हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया? तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का आपके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में जो भी राज्य के युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया? तो स्वामित्व योजना इसका शुभारंभ किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि स्वामित्व योजना जिसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेज मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, तो इसका शुभारंभ किया हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना को लॉन्च किया? तो ये योजना लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये बीमा लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, और ये मुख्य रूप से जो भी हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके परिवार को अगर उस श्रमिक की किसी भी प्रकार से डेथ हो जाती है या दिव्यांगता हो जाती है तो परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ध्यान रखेंगे आप, ओणम मनाया जाता है केरल में। तो कई बार ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि केरल में मनाया जाता है ओणम नाम का त्यौहार। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत में किस दिन नवरोज त्यौहार मनाया गया? तो ये जो नवरोज त्यौहार है ये आपका मनाया गया 16 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो नवरोज जो कि हमारे पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और इसका नाम होता है नया दिन। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 16 अगस्त को ये मनाया गया है और ये पारसी लोगों का नया साल होता है। अगला प्रश्न है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो नुआखाई त्यौहार की बात करते हैं तो ये हमारा मनाया जाता है उड़ीसा में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चावल के पकने पर, यानी कि जब हमारे उड़ीसा राज्य में फसल पक जाती है तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे चावल की फसल से ये संबंधित है और मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 दिवसीय राजा परबा त्यौहार की शुरुआत हुई? तो ये जो राजा परबा नाम का त्यौहार है ये मनाया जाता है उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस, यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड हिंदी डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये हमारा होता है 10 जनवरी को। कब होता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे ये आपका होता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में प्रतिवर्ष सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो आर्मी डे आपका होता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सेना दिवस।
और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे देश के पहली बार जनरल बने थे के.एम. करियप्पा जी 15 जनवरी 1949 को। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के नाम से जानते हैं, ये आपका होता है 19 जनवरी को। कब? 19 जनवरी को। और एक हमारा होता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो इसे भी हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ही कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इंग्लिश वाले प्रश्न पर, अगर आपसे पूछा जाता है इम्यूनाइजेशन डे तो आप कहेंगे 19 जनवरी, अगर आपसे पूछा जाता है वैक्सीनेशन डे तो आप बताएंगे 16 मार्च। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। और ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, और ये होता है 11 अक्टूबर को। तो आप ध्यान रखेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हमारा होता है 24 जनवरी को, और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका होता है 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को ये मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। थीम इस बार की रही चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। क्या रही? चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, ये इस बार के नेशनल यूथ डे की थीम रही थी। तो ये हमारा 2 बार मनाया जाता है, एक तो हमारा होता है नेशनल यूथ डे, एक हमारा होता है वर्ल्ड यूथ डे। तो ये कब होता है इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताएंगे, यानी कि राष्ट्रीय वाला तो मैंने आपको बता दिया, अंतर्राष्ट्रीय वाला कब होता है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आपका आयोजन हो चुका है, कहाँ पर? सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में पहली बार इसका वर्चुअली आयोजन किया गया, यानी कि जो भी G20 सदस्य देश हैं वह सभी यहाँ पर वर्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार ये वर्चुअली आयोजित किया गया, और थीम इस बार की रही रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और आपको यहाँ पर 3-4 जरूरी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि 2020 में इसका अध्यक्ष देश कौन था? तो सऊदी अरब था। 2021 में कौन होगा? तो इटली होगा। लेकिन 2022 वाला अब भारत नहीं होगा, भारत अब इसका अध्यक्ष होगा 2023 में, और 2022 में अब G20 की अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। कौन करेगा? इंडोनेशिया। तो 2021 में कौन होगा? इटली होगा। 2022 में होगा इंडोनेशिया। 2023 में कौन होगा? तो हमारा देश भारत होगा। और 2024 में कौन होगा? तो 2024 में होगा ब्राज़ील। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। वैसे G20 की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं पूरे G20 के सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 के लिए संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी चेयरमैनशिप है रूस के पास में। तो रूस की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग में। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो एससीओ के हेड ऑफ स्टेट की बैठक हुई है उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एससीओ को, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। और कुल मिलाकर के 8 देश हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए 36वें आसियान समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो 36वां आसियान समिट है इसका आयोजन किया गया वियतनाम में, क्योंकि वर्ष 2020 के लिए
आसियान समूह के जो देश हैं इनका अध्यक्ष देश है वियतनाम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और थीम क्या रही? तो थीम इस बार की रही कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो ये इस बार की थीम रही है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे आसियान के सभी सदस्य देश हैं। इनकी संख्या है 10 और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, यहीं पर आपको मिलेगा आसियान का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एयरक्राफ्ट कैरियर को गुजरात राज्य में विघटित कर दिया गया? और ये प्रश्न ऑलरेडी आपकी 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, इस हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था INS विराट और इसको विघटित कर दिया गया गुजरात राज्य में। तो इसके बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 880 करोड़ रुपए में लाइट मशीन गन्स की खरीद के लिए समझौता किया? तो ये समझौता भारत ने कर लिया है इजराइल देश के साथ में। किसके साथ में? इजराइल देश के साथ में। और ये जो आपकी लाइट मशीन गन्स हैं इनका नाम है नेगेव। क्या नाम है? नेगेव इनका नाम है। तो भारत यहाँ पर 880 करोड़ रुपए का समझौता कर लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्टीम पर्यवेक्षक के रूप में किन 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया? तो 2 अधिकारी नियुक्त हुई हैं। एक तो है यहाँ पर कुमुदनी त्यागी और दूसरी है रीति सिंह। तो ये इन दोनों को आप देख सकते हैं। और ये हमारे भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर स्टीम में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात की गई हैं। तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी है शिवांगी सिंह। और रफाल विमान को उड़ाने वाली भी पहली महिला होंगी शिवांगी सिंह। भारतीय तटरक्षक बल में पहली महिला DIG कौन बनी? तो ये बनी है नुपुर कौर श्रेष्ठ। और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में किस खगोलीय पिंड के उच्च अक्षांशों पर रस्ट यानी कि जंग के साक्ष्य मिले हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं आपके चंद्रमा पर। कहाँ पर? हमारे मून के ऊपर इसके साक्ष्य मिले हैं। और खोजा किसने? तो इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था उसके द्वारा इसकी खोज की गई है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि चंद्रयान 1 जिसे 2008 में लॉन्च किया था इसरो, उसके द्वारा यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर रस्ट यानी कि जंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंसानों की तरह बात करने में सक्षम व्योमित्र नामक रोबोट लॉन्च किया? तो ये बनाया है हमारे इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जो इसरो का गगनयान मिशन होगा 2021 में, उसके पहले इसरो इस व्योमित्र नाम के हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट को भेजेगी अंतरिक्ष में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसरो GSAT-30 नामक भारी संचार उपग्रह को किस देश से लॉन्च किया? तो इसे इसरो ने लॉन्च किया फ्रेंच गयाना से। और आप ध्यान रखेंगे कि वर्ष 2020 में इसरो के द्वारा लॉन्च की गई ये पहली सैटेलाइट थी। तो इसको इसरो ने फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। अगला प्रश्न है, नासा ने स्पिट्जर स्कोप टेलीस्कोप को कितने वर्ष के बाद में डिकमीशन किया? तो इसे 16 वर्षों के बाद में डिकमीशन किया गया, यानी कि 2003 में इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो टेलीस्कोप है वह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित था। अगला प्रश्न है, नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच कितने समय अंतरिक्ष में बिताकर वापस पृथ्वी पर लौटी? तो ये कुल मिलाकर के 328 दिन अंतरिक्ष में रही थी और उसके बाद में ये वापस लौटी थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर के क्रिस्टीना कोच के पास में अंतरिक्ष में एक महिला के तौर पर सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बन गया है। वैसे रूस के जो वालेरी पोलाकोव हैं, इनके पास में लगातार 438 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी जिस प्रकार से आपका सुझाव होगा उसी प्रकार से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। PDF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो PDF होगी वह भी आपको 15 दिसंबर तक मिल जाएगी। तो 15 दिसंबर को आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में इससे रिवाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिए आपके जो भी एग्जाम होंगे उनमें 70 to 80% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। इस बात का आप विश्वास रख सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।